टॉपिक क्या है कि इंडिया की जीडीपी गिर रही है, मतलब अब वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर नहीं जाना जाता। ये एक बहुत बड़ी चर्चा रही। ये आपके सामने फिगर्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू आती हैं, सीएसओ के थ्रू आती हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर कवर होता है। अब ऐसी बातें भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है कि कौन सी बॉडी ने लेकर के आती है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू आते हैं, सीएसओ डाटा कलेक्ट करती हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये स्टैटिक्स ही है ना, डाटा की स्टडी कर रहे हैं ना। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिक्स, ये बात भी याद रखनी है। तो इसके तहत ये बताया गया है कि जो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन 3 महीनों की, यानी कि ये जो इस क्वार्टर की है ना, क्वार्टर ही हुआ ना, 12 महीने का अगर आपके सामने एक साल होता है, ये 12 महीने का साल है, तो 4 क्वार्टर हुए ना, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर 3-3 महीने के हुए एक क्वार्टर। तो क्वार्टर 1 2 3 4 इस तरह से हम इकोनॉमी की स्टडीज करते हैं। तो ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी अब उस लेवल पे फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं रही जैसा कि देखा जा रहा था कि इंडिया फास्ट पेस पे ग्रो कर रही थी बहुत। और इस बार जीडीपी फिगर आपके सामने आई है 5.8। ये क्वार्टर वाइज आई है। हम पहले क्वार्टर वाइज स्टडी करते हैं, उसके बाद पूरे साल की जीडीपी भी हम स्टडी करते हैं। जो एनुअल जीडीपी है वो 6.8 के अराउंड ग्रो कर रहा है। तो क्वार्टर जीडीपी के अकॉर्डिंग हम इस समय चाइना से पिछड़ गए हैं, लेकिन हम नेशनल जो एनुअल पूरी की पूरी जीडीपी है उसके अकॉर्डिंग अभी भी चाइना से आगे है। वो 6.2 पे है, हम 6.8 पे है। बहुत सारे रीजंस इंपॉर्टेंट हैं। ये तो हुई फिगर। इस स्टैटिस्टिक ने, जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, हमें मजबूर किया कि अब हम इसकी चर्चा करें। ये फिगर इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये कंसेप्ट, फैक्ट एंड फिनोमेना को समझने के लिए आपको मजबूर करेगी। दैट्स व्हाई दिस फिगर। आप इसे कोटा लगाते रहें और कंसेप्ट को ना समझें तो फिर कोई यूटिलिटी नहीं है इस फिगर की। स्टैटिस्टिक्स का यही पर्पज होता है, तभी एनएसएसओ एग्जिस्ट कर रहा है, तभी हमारे देश में सेंसस है, और तभी सीएसओ भी काम कर रहा है, तभी होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, डिलीवरी मैकेनिज्म आपका स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, आपकी पॉलिसी मेकिंग को रेलेवेंट बनाते हैं कि आप किसके लिए बनाएं, किस दिशा में बनाएं, किन क्षेत्रों के लिए होना चाहिए कार्य। तो अब ऐसे में जीडीपी जब गिर रही है, तो जीडीपी एक वर्ड मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे इकोनॉमी के या कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रख दिया गया। आम लोग मानस, जनमानस तक ये पहुंचता नहीं है, इस पर चर्चा उतनी नहीं होती। मुझे लगता है कि जैसे किसी ज़माने में लोगों को लोकपाल का नहीं पता था, और अन्ना हजारे का अगर हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन माने तो यही है कि उन्होंने बच्चे बच्चे को बता दिया कि लोकपाल क्या होता है। फंक्शनिंग फेनोमेना किसी को ना पता हो, लेकिन लोकपाल आज सबको पता है। इसी तरह से जीडीपी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स तक नहीं होनी चाहिए, ताकि इसकी रिपोर्ट्स में मैनिपुलेशंस ना हो पाए, ताकि हम इस पर बेहतर क्वेश्चन पूछ पाए, और हमें पता हो कि हमारे कौन कौन से कदम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम कैसे इसे बढ़ाते या गिराते हैं। क्योंकि जब हम प्रभावित इससे, हमें इसका पता होना चाहिए। चाहे इसे आप नेशनल इनकम में डिराइव करें, चाहे आप पर कैपिटा जीडीपी का कंपैरेटिव एनालिसिस करें, कुछ भी करें। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये बनती है कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिंपल सी बात यह है कि एक साल के अंदर एक कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर, एक साल के अंदर एक कंट्री की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर जितनी भी गुड्स एंड जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनके फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फाइनल वैल्यू इसलिए कि अगर हम हर वैल्यू को काउंट करेंगे एट ऑल सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ वैल्यू एडिशन, तो फिर वो रेप्लिकेशन हो जाएगा, एरर आ जाएगा ना। आपने माइनिंग से लोहा निकाला, फिर वो लोहे से उसके ऊपर आपने बड़ी बड़ी बार को छोटे छोटे लोहों में कन्वर्ट किया, फिर उसको आपने इक्विपमेंट में बनाया, फिर वो गाड़ी बनी। तो गाड़ी की वैल्यू यहाँ पे बहुत है, वो सारा चेन उसी में तो कवर हो रहा है ना, क्योंकि एट एवरी सक्सेसिव स्टेज तो वो फिगर उसमें आ रही। पहले आप उसे माइनिंग एंड पे भी काउंट कर रहे हैं, फिर उसे आप बार बनाने के एंड पे भी, फिर इक्विपमेंट बन, फिर आप गाड़ी में भी, वो तो 4 गुना चला जाएगा, वो गलत होगा। इसलिए रिपीटिशन एंड रेप्लिकेशन एरर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यू फाइनल वर्ड, और फिर अपने देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो बात तो उसी की करेंगे ना यार। हम अमेरिका में क्या जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ब्रिटेन में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अनदर फैक्टर है। उसके लिए भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं। हम जीडीपी पढ़ते हैं, हम जीएनपी पढ़ते हैं, हम एनएनपी पढ़ते हैं, सब है। लेकिन अभी जीडीपी के लिए अभी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर, पहली बात। दूसरी बात की
खाली गुड्स ही थोड़ी ना प्रोड्यूस होती हैं। सपोज करो कि आपने एक मार्बल पैदा किया, मार्बल, तो आपके घर में आप मार्बल लगवा रहे हो, तो खाली मार्बल के लिए आपने 1 लाख रुपए खर्चा है, लेकिन मार्बल लगाने वाले को भी तो आपने 35,000 रुपये दिया ना, उसकी सर्विसेज भी तो ली। तो सर्विसेज भी हैं और गुड्स भी हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर का ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑपरेशन की भी कॉस्ट होती है, सर्जिकल इक्विपमेंट की भी होती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो डोमेस्टिक वर्ड आया क्योंकि देश की टेरिटोरियल लिमिट के अंदर, फिर हम पैमाना लेके चलते हैं 1 साल वाला, तो 1 ईयर में तो हो गई डेफिनेशन कि किसी भी कंट्री में कि कोई भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज थी उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर 1 साल के अंदर जो फाइनल वैल्यू आई है जीडीपी है। तो जीडीपी वैल्यू आप कहेंगे सर आपने प्रोडक्शन से बताया, इसके कई मेथड होते हैं, इसका प्रोडक्शन मेथड होता है, कंजम्पशन मेथड होता है, इनकम मेथड होते हैं, कई मेथड होते हैं। हमारी इकोनॉमी के लेक्चर में इसके ऊपर 2 लेक्चर हैं पूरे डिटेल में, बहुत डिटेल, वहां नहीं जा रहे हम। जीडीपी का मतलब यहीं से समझ लो कि जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू कैसे हम पता लगाते हैं कि देश का विकास हो रहा है। सपोज कीजिए आपका एक नेबर है और आप उसे पिछले 1.5 साल से जानते हैं, रोज उसके घर के बाहर सैर करते हैं। आपने नोटिस किया कि 1 साल पहले से अब तक अचानक से उसके घर में बहुत जबरदस्त पेंट होने लगे हैं, उसने सेकंड स्टोरी घर बना लिया है, उसके घर में बहुत हाई जबरदस्त मार्बल लग गया है, सारा आंगन उसका सारा का सारा जो उसका बेड़ा था, पेवमेंट थी वो कच्ची थी, वो सारी ग्रीन मार्बल से लबालब है। पहले स्कूटी देन बाइक और अब गाड़ियां, और वो भी 2-2 खड़ी हैं। बच्चे बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाने लगे हैं। आप क्या कहते हैं, इसके तो दिन बदल गए, लगता है इसका काम धंधा बहुत चल गया, ये ग्रो, मतलब वो क्या कंज्यूम कर रहा है पिछले 1 ईयर में, इससे आपने ये पता लगा लिया कि उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन जितनी चीजें उसने कंज्यूम की हैं पिछले 1 ईयर में, वो किसी ने उसे डिलीवर ही की है ना, वो जिसने भी उसे डिलीवर की हैं गुड्स या सर्विसेज, तो जब कंज्यूम करने वाले ने वो चीज़ों कंज्यूम किया तो उसने उसके बदले में कुछ पे किया होगा। वो किसको किया होगा, जिसने वो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, तो वो उसकी इनकम बनी उस पर्सन की। तो जिसको भी उसने वो पे किया है वो भी तो उसे फर्दर खर्च करके किसी से कुछ परचेज करेगा। तो कुल मिलाकर के एट द एंड देश में आप जितना खर्चते हैं वो इसलिए कि उतना प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आ रही बात। तो इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की वैल्यू से हम पता लगा लेते हैं कि देश ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर हुई है बात। तो 1 साल में एक कंट्री के अंदर कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, मतलब उनको उतने लोगों ने कंज्यूम किया है तभी तो वो प्रोड्यूस हुई, वरना वो नहीं होती। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू से पता लगा सकते हैं कि कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी का वॉल्यूम क्या चल रहा है, क्या वॉल्यूम की इकोनॉमी चल रही है, तो उसमें फिर कितना पोटेंशियल होगा। क्योंकि हर प्रोडक्शन में, फॉर एवरी प्रोडक्शन, आप 2 चीज़ें तो हमेशा करते हैं, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं और एक एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो फर्दर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है और उससे फिर कंजम्पशन बढ़ती है। तो फिर अगर इकोनॉमी का वॉल्यूम इसी से देखा जाना है तो वही कि कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन चल रहा है और कितना फिर एंड प्रोडक्ट बन के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो इकोनॉमी को काउंट करने का ये तरीका हमने रखा हुआ है, इसके बहुत सारे फ्लॉज हैं, उस पर बात नहीं। तो जीडीपी की फिगर इंपॉर्टेंट होती है हमारी कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ को देखने के लिए, और उसके लिए ये 5.8 चल रही है। मुद्दा यहाँ पे आता है कि हम परेशान इस वजह से कि ये गिर गई है। इससे सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर ये एक बार गिरने लगी तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ये भी हो सकता है कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट लैग कर जाए, यानी कि आपकी कंट्री में बहुत सारे जो जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कोई भी चीज़ प्रोड्यूस या डेवलप करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है, जिसे हम पूंजी कहते हैं। देखिए जो खर्चा होता है, खर्चना होता है, और जो पूंजी होती है इसमें फ़र्क होता है। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने वो खर्च के अपने घर के लिए गाड़ी खरीदी है, वो आपका एक्सपेंडिचर है। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने वो खर्च के अगर एक ट्रैक्टर लिया है या एक ऐसी गाड़ी ली है जिसे आप टैक्सी में यूज़ करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस 10 लाख से अब आप रोज कमाई करेंगे, वो खर्चा नहीं है। तो जो खर्चा नहीं है और पैसा हमने लगाया जिससे कमाई होगी, उसे पूंजी कहते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। और कंट्री में कैपिटल डेवलप होता है जब आपकी इनकम बढ़ती है और उस इनकम को आप सेव करते हैं। तो वो सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, LIC में, कहीं पर भी, प्रोविडेंट फंड में, ग्रेजुटी में, कहीं पे भी जाती है। एट द एंड सरकार के लिए एक्सेसिबल है, हम सब के लिए एक्सेसिबल है, हम लोन ले सकते हैं। तो फिर वो सेविंग्स के थ्रू ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। एक तरीका ये, और एक तरीका ये है कि बाहर से पैसा आता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इक्विटीज़ यानी कि शेयर लेती हैं,
बहुत सारे आप कंट्री में डेरिवेटिव और कई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट, कर्जा बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट, उनमें भी आप उनसे पैसा लेते हो। तो कुल मिलाकर के फॉरेन इन्वेस्टर आपकी कंट्री में FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसके तहत वो सीधा पैसा भेजता है, और दूसरा FDI, जिसके तहत वो यहाँ पर फैक्ट्रीज, प्लांट, प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, कई चीज़ें लगाता है, जैसे मैकडोनल्ड। तो कुल मिलाकर के FII और FDI के थ्रू आपकी कंट्री को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, और वो इस प्रॉमिस पे होते हैं कि उनको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ROI। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वो जो एक्सपेक्टेशन एंड स्पेकुलेशन करते हैं, वो आपकी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ देख करके, और वो हेल्थ नज़र आती है सीधी सीधी GDP से। एक फिनोमिना ये है, और कुछ फिनोमिना ये भी है कि स्टार रेटिंग्स, हमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा रेटिंग्स दी जाती है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना कितना अच्छा है। ओके, ये सीधी बात, ऐसा नहीं है कि जो कंट्रीज की GDP लो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से भी होती, वहाँ पे भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल होता है कि कितना ग्रो कर जाएगी आने वाले दिनों में, तो मैक्सिमम रिटर्न्स आएंगे। इसको उस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में नहीं लेना, अभी आपका कंसेप्ट स्टोरी से रिलेटेड बनाया जा रहा है, इसलिए ये बातें बताई जा रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे, इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे कम होंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने का सीधा एक इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि बीइंग इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, आप आज भी बड़े लेवल पर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट शेयर क्रूड का रहता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रहता है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। तो आपको फिर इन चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए डॉलर खर्चने पड़ते हैं, और डॉलर आपके फॉरेक्स रिजर्व में होते हैं, या आप मार्केट से परचेज करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम होगी फॉरेन करेंसीज की, फॉरेन रिजर्व्स आपके कम पड़ सकते हैं। इसके लिए फिर आपको रुपया खर्च करके वो फॉरेन रिजर्व जब बनाने पड़ेंगे, या फिर वो करेंसीज लेनी पड़ेंगी, उन करेंसीज की डिमांड एस्केलेट कर जाएगी। ऐसे में आपकी करेंसी उसके कंपैरेटिवली स्लाइड हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। रुपए की कीमत गिरने का मतलब यह है कि महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, क्योंकि पहले उसी 100 रुपये में आप कई चीज़ें खरीद पाते हैं, फिर उसी 100 रुपये में कई चीज़ें कम मिलने लग जाती हैं, तो इसका मतलब उसकी कीमत गिर गई है। इसको कहते हैं कि करेंसी स्लाइड कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना। करेंसी स्लाइड करने के फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैस्केडिंग इफेक्ट चलेंगे, वो तो दूसरे ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम होने लग जाएगा कंट्री के अंदर, क्योंकि रेम्यूनरेशन कम हो जाएंगे, लोगों की बैंकों में पड़ी सेविंग्स भी जीरो होने लग जाएंगी, क्योंकि वैल्यू ही कम हो गई। तो पहले 10,000 ब्याज आता था, उससे कितनी चीज़ें परचेज हो जाती थी, आज 10,000 ब्याज से घर का किराया खर्चा ये भी शायद ना निकल पाए, तो सेविंग्स इरोड हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी स्लो हो जाती है। इससे फिर कैस्केडिंग इफेक्ट आता है कि प्रोडक्शन ही स्लो कर जाती है, फिर एम्प्लॉयमेंट ही कलेप्स कर जाती है, फिर परचेजिंग पावर और हार्म हो जाती है। तो इससे फिर डिमांड ड्रॉप कर जाती है, इससे सप्लाई और हैम्पर होती है, या ओवर सप्लाइड हो जाती है इकोनॉमी, तो चीज़ों की कीमतें फिर गिरनी शुरू हो जाती हैं। फिर उनके इंटरेस्ट हार्म हो जाते हैं, जिन्होंने वो चीज़ें प्रोड्यूस की होती हैं, उनको कैपिटल गेन्स नहीं होते, यानी कि उनको प्रॉफिट्स नहीं आते, तो फिर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट, फर्दर प्रोडक्शन रोकते हैं, तो फिर वहां से भी सैक होते हैं लोग, एम्प्लॉयमेंट हार्म होती है, तो फिर एक नेगेटिव कैस्केडिंग इफेक्ट। तो बड़ा रोल होता है इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और अदर प्रोडक्शन और रुपये के गिरने का। ये सब हो सकता है एस्केप हो जाने से, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट। मुद्दा हुआ क्यों, GDP गिरी क्यों, इसको समझना जरूरी है। देखिए, हमारी GDP बहुत ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन अभी GDP गिरने के कुछ कारण ऐसे हुए जिसे हमें वाइडर एस्पेक्ट में देखना होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। वाइडर एस्पेक्ट में देखें तो सबसे पहला एस्पेक्ट ये था कि कंट्री में मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं। उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म GST माना जाता है। इस समय GST एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो आपके सामने इकोनॉमी में माइक्रो एंड एक मैक्रो इकोनॉमी होती है। मैक्रो इकोनॉमी है जो लार्जर फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी को टारगेट करते हैं। इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म टैक्सेशन की फील्ड में किया गया, जो GST, तो इसे अभी एब्जॉर्ब करने में समय लगेगा, यानी कि इसको पूरे फ्लो में इस बार अगर आप देखें तो आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 12 लाख करोड़ रुपए एक्सपेक्टेड था, वो घटा है, आपका पूरा टारगेट आपका पूरा नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें इस वे में रिड्यूस होंगी अभी। तो कुल मिलाकर के GST का एक इम्पैक्ट रहा, अनसर्टेन रही कंडीशंस, क्लैरिटीज नहीं रही, बहुत से बिजनेस हाउसेस पे इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमी खुद को रीशफल कर रही है, सेटल कर रही है, और धीरे धीरे इकोनॉमी सेटल होगी, तो एक उसका रिपरकशन है जो अभी देखने को मिल रहा है। ये पहला इम्पैक्ट है। तो GST की वजह से ये हार्म तो हुआ है, ओके, ये आपको मान के चलना है। यार मार्कर दूसरा दो अमराज, और फिर रखो। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट मैं मान के चलता हूँ जो पड़ा है, ठीक है, पॉलिटिक्स में ये बातें चर्चा करनी बड़ा इंटरेस्ट भी देती होंगी कि नीरव मोदी भाग गया है, विजय माल्या भाग गया है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बहुत बिग बिजनेस हाउसेस कोलैप्स हुए हैं।
सो द कॉर्पोरेट कोलैप्स इज द वेरी बिग थ्रेट टू द इंडिया। अगर हमारे कॉर्पोरेट इसी तरह से कोलैप्स होते रहे, अखबारों के लिए खबरें हैं ठीक है कि इसने भगा दिया, उसने भगाया, पैसा खा लिया, लेकिन जो लोग देश में 30-30 साल तक कारोबार करके कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करते रहे थे, वो भागे हैं। तो सवाल इस पे खड़ा होना चाहिए कि कारण और तथ्यों का पता लगाया जाए कि भागने के कारण क्या रहे, इकोनॉमी का क्या वहां पर प्रॉब्लम था, और उन पर्सन के इंडिविजुअल कैरेक्टर का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या रोल था। सारी बातों पे बात होनी चाहिए। तो वो भागे हैं, उनके प्रोडक्शन यूनिट स्लो डाउन हुए हैं। अगर आप अपने देश को ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ पर ये इतने प्रोडक्शन हाउसेज हैं और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत बड़े वॉल्यूम में, इनको अगर मैं डिलीट कर दूं, सीधा इम्पैक्ट क्या एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पड़ेगा, सीधा इम्पैक्ट क्या लोगों की परचेजिंग पावर पे नहीं पड़ेगा, सीधा इम्पैक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज के वॉल्यूम पे नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन में, वो सीधा इम्पैक्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। इट इज अ लॉन्ग टर्म रिपरकशन ऑफ द कॉर्पोरेट कोलैप्स। तो कॉर्पोरेट कोलैप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है, जिसका रीसेंट एविडेंस आपने देखा, जेट कोलैप्स हुई है। जेट एयरवेयर का कोलैप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस तरह से अगर बिजनेस हाउसेज एक इकोनॉमी में कोलैप्स करते जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, ये मैं मानता हूँ। तो ये कोलैप्स हो जाने से इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के रेम्यूनरेशन पे इम्पैक्ट पड़ा, और उनकी अर्निंग कैपेबिलिटी, परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ा। दैट्स वाई हमारी इस बार की जीडीपी फॉल को डिमांड लेस जीडीपी फॉल कहा जा रहा है। मतलब हमारी डिमांड रिड्यूस कर गई है, इंडिया में डिमांड फॉल हुआ है। डिमांड फॉल होने के रीजन कहाँ छुप रहे हैं, रीजन कहीं यहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट भी कोलैप्स कर रहे हैं। हमने इस पे फोकस नहीं किया क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ताकत इनमें होती है। ये दूसरी बात समझ आया। जीएसटी के आ जाने की वजह से बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला हमारी कंट्री का एक सेक्शन है जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, एमएसएमईज। एमएसएमईज को एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, टैक्स नेट के अंदर आई हैं, काफी एग्जाम्पशन दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा कैडर टैक्स नेट के अंदर आया है, ऑर्गेनाइज होने की तरफ बढ़ना पड़ा है। ये सारी रीजन की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि फिर वहां से भी एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि जीएसटी के साथ साथ एक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में स्टेबलाइज करेगा चीज़ों को, इन इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट करेगा, अकाउंटेबल, और गवर्नमेंट का टैक्स नेट भी बढ़ाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में उसने उस अनऑर्गेनाइज एमएसएमई सेक्टर को और अनऑर्गेनाइज कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर को जीएसटी के साथ साथ जिस ड्यूअल प्रॉब्लम ने पकड़ा वो थी डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से जो एक लूज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था हमारी कंट्री का, पैसा इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर दिया, इधर से लिया उधर, बड़े लेवल पर वहां पे जब एक हॉल्ट आता है, these sectors are very fragile, these cottage industries, these small industries, the workshops, they are very fragile in character। वो अगर एक बार बर्बाद होती हैं, 3 महीने के लिए भी अगर वो खाली बैठ जाते हैं, उनके मजदूर, उनके कामकाजी लोग जो हैं वो सैक होते हैं। तो ये दोबारा रन होने के लिए इन्हें बहुत बड़ा डेट कर्जा लेना पड़ता है, या फिर इनके साइकिल नहीं बन पाती, क्योंकि ये इतनी फ्रेजाइल हैं, इनका इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं होता कि जिनसे इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं वो ऑर्डर्स इन्हें इमीडिएटली मिल जाएंगे जब ये रिवाइव हो पाएंगे। पहले ही बहुत ही कॉम्पिटिटिव ग्राउंड्स और बहुत ही कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, बिल्कुल कम मार्जिन में ये ओवर जो भी लोग इनसे आउटसोर्सिंग कराते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, कंपनियों वाले, ये उनके ऑर्डर भुगताते हैं। ऐसे में उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इनके पास ऑप्शंस नहीं है। तो जब ये बंद होते हैं तो उनको और ऑप्शंस मिलते हैं, दूसरे लोग उनके पास चले जाते हैं, वो उनसे ऑर्डर लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका क्या है कि जब ये दोबारा फिर खड़े होना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक एनर्मस सपोर्ट ना दी जाए इन्हें रीबिल्डिंग के लिए। तो रीबिल्डिंग मेजर्स अभी उस लेवल पे दिखे नहीं। ठीक है, मुद्रा लोन की बात हुई, लेकिन अभी उस लेवल पर उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होना टाइट चल रहा है। रीजन ये कि एनपीएस की वजह से बैंक टाइट कर रखे हैं, बड़े लेवल पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स पीसीएस की वजह से उनकी भी गला बंद कर रखा है बैंकों का। तो डिसबर्समेंट में प्रॉब्लम, अभी डिस्कस करूंगा पॉइंट। तो डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी ने इकट्ठे ने मिलकर के, दोनों ने मिलकर के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन सेगमेंट है हमारी कंट्री का, जो अंडर करंट के तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड वे में कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, वर्कशॉप जो बड़े लेवल पे डिमांड क्रिएट करती हैं, चाहे उनमें काम करने वाले लोग डायरेक्ट इनकम टैक्स पेयर नहीं है, पर माचिस से लेकर के कोई भी चीज खरीद कर तो इनडायरेक्ट टैक्स तो वो भरते हैं। तो डिमांड तो क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से सप्लाई बढ़ती है, इसकी वजह से टैक्सेशन भी बढ़ता है, सप्लायर की इनकम भी बढ़ती है। ये हार्म हुए हैं, इसको हमें देखना है। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स के तौर पर किया गया है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इसने नुकसान किया है, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, ये चीज ने असल में अगर बर्बाद किसी चीज ने किया है तो ये चीज है, हमारी कंट्री 68% रूरल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए, हमारी कंट्री में 68% पॉपुलेशन आज भी रूरल है, उसका मेजॉरिटी चंक फार्मिंग में है।
पहला। तो 55 से 58% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इसका जीडीपी में शेयर गिरा है, ये बहुत बड़ी बात है हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि इसका जीडीपी में शेयर गिरना, जो कि 58% पॉपुलेशन को डायरेक्टली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को जोड़े तो समवेयर अराउंड 82% पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट देता है, उसका जीडीपी में शेयर 14% से भी नीचे जाना, ये बहुत चिंता का विषय था। क्यों? जीडीपी में शेयर कम होना एक बात, उसका एम्प्लॉयमेंट देना एक अलग बात। हो सकता है जीडीपी शेयर उसका मेंटेन भी रहे, लेकिन पहले 100 फार्मर था, वो 100 फार्मर एग्जाम्पल है, 100 फार्मर मिलकर के 14% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, फार्मर रह गए 50 ही, फिर भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन 14% है। सवाल ये करना पड़ेगा कि 50 कम फार्मर हो गए, 50 मुंह कम हो गए, 100 हाथ कम हो गए, 50 डिमांडें घट गई हैं देश में, क्योंकि वेल्थ का कंसंट्रेशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। इससे भी तो देश खत्म होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट यही। तो मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रेस का लेवल क्या है। तो फार्म डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस ने दीमक की तरह देश को खा लिया। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस हमारी रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस के बाद भी बड़े लेवल पर बढ़ता ही जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और अगर आप इस साल की 2018-19 की रिपोर्ट देखें तो बाय वैल्यू एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा कोई चीजें इंपोर्ट हुई हैं तो वो फार्म फ्रेश आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बाय वैल्यू ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुई हैं। रीजन बीइंग कि एक अर्बन सोसाइटी का जन्म हो रहा है, आप ग्रोसरी शॉप्स खुल रही हैं, मॉल्स आ रहे हैं, हाइपर मार्ट्स आ रहे हैं, जहां पर इन चीजों को एक निच मिल जाता है, ये आइटम्स वहां पे जा सकती हैं और लोकल वेंडर इन चीजों को इंडोर्स उस लेवल पे नहीं करता। तो कुल मिलाकर के कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है हमारे फार्मर को ओपन मार्केट के साथ, इंटरनेशनली भी एंड नेशनली भी, क्योंकि इंडिया तेजी से इंटरनेशनल फोरम्स का मेंबर बन के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो कराने होंगे अगर हम इंटरनेशनली उन कंट्री से बेनिफिट डिराइव करना चाहते हैं। हमें भी अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, हमें भी टैरिफ्स एग्जम्प्ट करने पड़ेंगे, ओपन करने पड़ेंगे अगर हम उनसे अपने टैरिफ खत्म कराना चाहते हैं। ऐसे में हमें अपने फार्मर को और बाकी फ्रेजाइल सेक्टर जो भी इंडस्ट्रीज के हैं उन्हें ओपन करना पड़ता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए और इंटरनेशनल वर्किंग को इंक्रीज करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की। तो फार्मर इन चीज़ों से आज जूझ रहा है, चाहे वो सीड्स का मामला हो, बीज का मामला हो, उसके पेटेंट को लेकर के मामला हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस भी आए और उसमें क्लियरली ये चीज़ें मेंशन की गई थी। अभी रिसेंट ये डिसीजंस आए जनवरी ऑनवर्ड्स कि कोई पेड़ों की नस्ल, पौधों की नस्ल पेटेंट नहीं हो पाएगी, सीड्स वगैरह आप उस लेवल पे पेटेंट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर के उनके डिसीजंस आए। लेकिन सीड्स एक बड़ा इशू है, ये पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर एमएसपी का इशू बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ कुछ क्रॉप्स तक ही आज दिन तक ये ढंग से लागू हो पाया है, बाकी क्रॉप्स में ये नहीं पहुंच पाता है। उसकी की वजह से हमारी कंट्री का अगर वेदर फेनोमेना को देखें तो हमारी कंट्री में मेजॉरली अगर एरिया जो कवर हो रहा है वो सारा का सारा मेजर एरिया रेन शेडो जोन कवर होता है, और रेन शेडो जोन ही वो एरिया है सारा जो एग्रीकल्चर इरिगेशन पे नहीं रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो 63-64% रेनफॉल डिपेंडेंट एरिया जो रेन शेडो जोन में आता है, जहाँ पे वर्षा पहले ही कम होती है, जो आज भी प्रिमिटिव वे में काम कर रहा है, जहाँ पर आज भी न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इक्विपमेंट्स नहीं आ पाए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उस लेवल पे नहीं होते, इंडिजिनियस एंड कोर्स ग्रेन क्रॉप्स वहाँ पर लगाए जाते हैं, ये सारे लेवल पर ये है कंट्री का मेजर फार्मर। ये बड़ा, आपने अभी एक डाटा नहीं सुना, आप हैरान हो गए होंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले मार्जिनल फार्मर तक थी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिसके पास 2 हेक्टेयर की जमीन है, तो 12.5 करोड़ कवर हो रहे थे, समझो। और इसे सारे फार्मर तक बढ़ा दिया तो डाटा कितना हो गया, सिर्फ 14.5 करोड़। मतलब 12.5 करोड़ से बढ़ के सिर्फ 14.5, 2 करोड़ ही बढ़ा, 12.5 से 14.5 करोड़, सिर्फ 2 करोड़ ही बढ़ा। मार्जिनल से खोल के हमने सारे तक ले गए तो सिर्फ 2 करोड़ बढ़ा, और पूरा मार्जिनली मिला के 12.5 करोड़। तो देश का, मैं बार बार बोलता हूँ, 85% फार्मर के पास गिनती की 10 से 12% जमीन है सिर्फ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से ये फ्रेजाइल फार्मर है, ये जबरदस्त डिस्ट्रेस में चल रहा है, इसके फार्मिंग रेमुनरेटिव नहीं रह गई, इसे कमाइयां नहीं हो रही, इसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, इरिगेशन के नेटवर्क नहीं पहुंच रहे, पहला तो वांट ऑफ वाटर इसे बर्बाद कर रहा है, सीड्स कॉस्टली पड़ रहे हैं, इंडिजिनियस सीड्स प्रोडक्शन दे नहीं रहे, सर्टिफाइड सीड्स ऑक्यूपाई करना महंगा पड़ता है, ये एक इनका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। इनके वहां पर गोडाउन, वेयर हाउसेस, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड, रोड कनेक्टिविटी टू द मार्केट, मंडियों तक ले जाना, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की फैसिलिटीज, एंड क्रेडिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रेडिट सप्लाई।
क्रेडिट का इशू आज भी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये इस सबके बावजूद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दैट इज डेट ट्रैप। तो डेट रिडन होने की वजह से वो न्यू इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को और न्यू डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप करके वो बच सकता है, वो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ऑलरेडी डेट रिडन है। एक क्रॉप भी रिस्क माने उसका जाना तय है, इसलिए फार्मर सुसाइड हो रहे हैं। तो फार्मर डिस्ट्रेस, 68% रूरल पॉपुलेशन वाली कंट्री, जिसमें पूरी कंट्री में ला लो तो 80 से 82% एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग पे टिका पड़ा है, उस कंट्री में अगर फार्मिंग डिस्ट्रेस चल रहा होगा, आप डिमांड कैसे बढ़ा लोगे? ये तो मैं हैरान हो जाता हूँ देख करके। इसी के लिए ये फसल बीमा योजना और इसी के लिए ये प्रधानमंत्री जिसे हम प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तौर पर जानते हैं, ये लाई गई है। इसका मेन एजेंडा ही यही है कि एग्रीकल्चर डिमांड को इंक्रीज करना है, मतलब फार्मिंग सेक्टर में विलेज एरिया में डिमांड इंक्रीज करनी है। तो 6,000 रुपया सालाना डाला जाएगा। अगर 85,000, पहले 75 था, आज 87,000, 87,000 करोड़ रुपीज एनुअली विलेजेस में इन्फ्यूज किया जाएंगे वाया द फार्मिंग, वाया द एग्रीकल्चर। तो वो 87,000 करोड़ कहीं तो कंज्यूम होगा, वो कुछ तो डिमांड एंड सर्विसेज की डिमांड, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट करेगा। तो 87,000 करोड़ की इकोनॉमी को नया इंक्रीज करने का प्रयास हो रहा है। इसको भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के तौर पर। जब भी हम कहते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन से गुजरती है जिसमें डिमांड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिमांड को इंड्यूस करता है। तो इसको प्रोजेक्ट चाहे हर किसी में ये किया जा रहा है कि ये एक तरह का सोशल मेजर है, ये किसान की बदहाली को देख करके लिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ किसान। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्राउंड पर देखें हम, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डिसीजन है विलेज इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज कराने का। ये इंपॉर्टेंट। अभी हम प्रधानमंत्री फसल योजना पे, बीमा योजना पे और प्रधानमंत्री किसान योजना पे, क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो बड़ा किसान है उसे भी 6,000 रुपया दे करके आप क्या वो पैसा बर्बाद नहीं कर रहे जिससे शायद यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते थे। तो इस पे भी एक इशू बनता है कि क्या सारे किसान इसके एम्बिट में आने चाहिए जिसे पैसे की जरूरत भी नहीं है? आपने क्यों ऐसा किया? इतना हजार, मतलब 75,000 करोड़, पहले 75,000 करोड़ से 87,000 करोड़, मतलब 12,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो आप खर्चेंगे, वो 12,000 करोड़ रुपए से आप कोई और प्रोजेक्ट लगा सकते थे कैसे? इस पे भी हमारा बहुत डिटेल्ड अभी एनालिसिस आएगा कि ऐसा सरकार ने क्यों किया और इससे क्या नुकसान और क्या फायदे हैं। मुद्दे की बात, फार्म डिस्ट्रेस का रोल समझे आप? डिमांड इंड्यूस करने में ये बहुत बड़ा सेक्टर है, हम यहीं पे डिमांड इंड्यूस कराने में फेल रह गए। ओके, ये पहली बात। फार्मिंग सेक्टर के बाद अगर हम आगे आए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑल सेक्टर्स, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे प्रोमिनेंट है, एंड एफएमसीजी कंपनीज, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोजमर्रा की खान पान की चीजें, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं इनको हम। जो आप खाते हो, आटा, दाल, ब्रेड, ये सब जितना जो आप खाते रहते हो, पैकेज मटेरियल, अदर मटेरियल, तो ब्रेड है, ये सारी कंपनीज ने ये रजिस्टर कराया है कि डिमांड फॉल कर रही है, हमें सप्लाई से इनकम हो नहीं रहा उतना। डिमांड फॉल क्यों कर रही है? मेन इसमें रजिस्टर कौन हुआ है? ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि डिमांड फॉल होने के कई रीजन हमने देखे। उसका एक रीजन था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इन सालों के दौरान हमने 6.2% के अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट दर्ज किया है। ये 40-45 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा है अब तक का। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक रीजन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बड़े लेवल पर कंट्री में वर्किंग फोर्स का जन्म हुआ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन में है हम इस टाइम पर। तो ये एक फैक्टर है, इस बात को समझिए। मेजॉरली रिटायरमेंट हुए हैं और अदर एस्पेक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं इन दिनों के दौरान। फिर कोलैप्स करना कॉर्पोरेट्स का, बिजनेस हाउसेस शट होना, फिर जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत सारे स्तर पर उन जॉब्स का घट जाना जो जॉब्स उन स्मॉल एंड माइक्रो एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में मिला करती थी। तो एम्प्लॉयमेंट किसी ना किसी लेवल पे, उस लेवल पे। दूसरा एक ओपन एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत चक्कर है भारत में कि जॉब्स जो हैं वो यूथ जो एजुकेटेड है वो उस मिनिमल क्वालिटी की जॉब लेना नहीं चाहता जो ऑफर हो रही हैं। और दूसरी बात कि जॉब्स आर देयर बट स्ट्रक्चरल जो एजुकेशन दे दी गई है, जो ग्रेजुएशन करा दी गई, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो मैच नहीं कर। हमें जियो साइंटिस्टों की जरूरत है, रिमोट सेंसिंग में जरूरत है, जियो इंजीनियरिंग में, तो वो तो कोर्सेज अब जा करके शुरू हो रहे हैं, वो डिग्रियां अब हमने जो अंधाधुंध बीटेक पैदा कर दी और सब पैदा हैं, तो इस वजह से जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है। और फिर जो एक कॉर्पोरेट बूम आया था प्राइवेट सेक्टर जॉब का, एमएनसी कल्चर का, वो बच्चों ने 4-5 साल जॉब किया है, उनको देखा कि सोशल लाइफ नहीं है, फिर वर्किंग आवर्स भी उस लेवल पर मैनेज नहीं हो पाते, बहुत लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है, फिर प्रेशर एंड स्ट्रेस बहुत है, फिर इकोनॉमी बड़ी फ्रेजाइल है। जो स्लो डाउन के दौरान पता लगा था उन्हें, 2008 का रिसेशन आया तो देखा कि नहीं, एमएनसी जॉब्स आर नॉट सिक्योर। इस वजह से यूथ उधर जॉब ले नहीं रहा है, ले रहा है तो छोड़ दे रहा है।
6 महीने साल के अंदर यूथ छोड़ दे रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीजन ये भी बन जा रहा है। तो ये सारे रीजन की वजह से आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर डिमांड तो क्रिएट होना ही नहीं, और ये सारी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उन चीजों की मांग घटी जो शायद अर्बन एरिया में कंज्यूम होते थे। ये प्रॉब्लम है, गाड़ियां मोस्टली अर्बन, एफएमसीजी प्रोडक्ट मोस्टली अर्बन ओरिएंटेड। तो यहाँ पर मांग गिरने पे हमें एक सवाल करना पड़ेगा। देखिए, कंट्री का एक पोटेंशियल होता है किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का। अगर आप अपनी कंट्री के अर्बन ग्रोथ के बारे में बात करें, 32% के अराउंड अर्बन पॉपुलेशन है हमारे पास, और उसकी अगर हम रिक्वायरमेंट देखें गाड़ियों को परचेज करने की, हर चीज की, बैंकिंग लोन्स प्रोवाइड करने की वजह से और अदर एस्पेक्ट से बड़े स्तर पर शहरों का विकास हुआ और गाड़ियां खरीदी भी गई। आपने व्हीकुलर एमिशन का, पॉल्यूशन ही इसका एक इंडिकेटर है कि किस लेवल पर गाड़ियां, इनफैक्ट हर फैमिली में 2-2, 3-3 गाड़ियों का एक दायरा बढ़ता चला गया। जब मैं ये कहता हूं तो आप कहेंगे शहर में भी बहुतों के पास गाड़ी गई। ध्यान से देखो, शहर में एक वर्ग है जो गाड़ी की मांग पैदा करता है, उसकी वो मांग सेटिस्फाई हो गई है, और इनफैक्ट उसके पास 2-2, 3-3 आ गई है। एक वर्ग जो गाड़ी की मांग नहीं पैदा करता था, वो वर्ग फिर उसी परिस्थिति में जो गाड़ी की मांग नहीं पैदा कर सकता। रीजन हो गया कि स्लो डाउन आए हैं, प्रोडक्शन में हॉल्ट आए हैं, ग्रोथ नहीं हो पाई जीडीपी की, तो वो तो आज भी मांग नहीं पैदा कर रहा। जो लेवल मांग पैदा करता था वो सैचुरेट हो गया है, बात को समझो। तो इस लेवल पर मांग नहीं हो पा रही, इसका एक रीजन क्वालिटी प्रोडक्ट भी है, इसका एक रीजन लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट भी है। गाड़ियां क्वालिटी ओरिएंटेड हैं, गाड़ियां लंबी चलती हैं, सर्विस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, लोग लंबे समय तक सेटिस्फाई हैं, रोड एंड अदर सिस्टम आने की वजह से वियर एंड टीयर अब कम है, तो इस वजह से फिजिबिलिटी आई है। ये सारी चीजों को, और फिर पॉल्यूशन और अदर अवेयरनेस की वजह से, लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, मेट्रो बड़ी है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वाइड, इंडिया वाइड हर जगह पर। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का 1980s तक पूरे वर्ल्ड पे को होल्ड रहा था एज अ लॉबी। इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आने नहीं दिया था, क्योंकि वो आएगा तो इनका नुकसान होता है। जैसे बड़े लेवल पर मिडल ईस्ट कंट्रीज ने सोलर पैनल नहीं आने दिए थे कि अगर वो आएंगे तो नुकसान होगा। तो आप देखें, चाहे जयपुर चले जाएं, पूरे इंडिया वाइड फैल रहा है नेटवर्क, शटल्स बढ़ रही हैं, ट्रेन बढ़ रही हैं, सर्विसेज, बसेज। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाने की वजह से भी ये प्राइवेट व्हीकल का रिक्वायरमेंट, फिर लोगों में अवेयरनेस, फिर कार पूलिंग के कंसेप्ट, इस तरह की चीजें आनी बहुत शुरू हुई हैं। और फिर लॉन्ग लाइफ है गाड़ी की, अब आदमी ये कहता है कि ठीक है चल रहा है। ये सारी चीजें हुई हैं, इसकी वजह से ये सेक्टर की डिमांड। तो हमें क्या करना होगा, हमें सेक्टर डाइवर्सिटी करनी होगी। मतलब इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ऑलवेज हमें सेक्टर में डिमांड क्रिएट रखनी है, पहला, और दूसरा उसकी सप्लाई तभी आएगी। अब हम कहें कि हमारे देश की इकोनॉमी हमेशा से ही ऑटोमोबाइल से चलेगी, ऑटोमोबाइल जब तक गिर जाएगा तो देश बर्बाद। मैं कहता हूं हर सेक्टर का एक इंपॉर्टेंस है। अगर गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे, हम रेलेवेंट पॉलिसीज लेकर के आते हैं, तो अब देश को जिन चीजों की आवश्यकता है, सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम मेडिकल सेक्टर को और मजबूत बनाएं, हम हॉस्पिटल सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करें। तो उधर से डिमांड क्रिएट होगी, वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देंगे। समझ रहे हो, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, यहाँ से इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हुआ भी, सैनिटेशन को, सीवरेज ट्रीटमेंट को, इन सारे नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करके भी हम एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, देश की मांग है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप ऑटोमोबाइल ठीक है, एग्रो प्रोसेसिंग की तरफ हमें जाना होगा, हमें उस तरह की इंडस्ट्रीज लगानी होंगी। तो कुल मिलाकर के हमें अपनी कंट्री के अब स्ट्रक्चर को देखते हुए इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हमें देखना होगा देश का कैरेक्टर एंड नेचर अब बदला है, हम ग्रोथ ओरिएंटेड हो रहे हैं, उसी तरह की इंडस्ट्री और उसी तरह की डिमांड क्रिएट होगी, तब इकोनॉमी चलेगी। अब हम उन रूडिमेंट्री इंडस्ट्रीज पे नहीं डिपेंड होकर के कि उनकी डिमांड कोलैप्स हो गई है तो इस वजह से इंडस्ट्री भी, इससे आपको एक मैसेज जाना चाहिए कि इंडस्ट्री में इंडिया में डाइवर्सिफाइड डिमांड क्यों नहीं है, और जिन सेक्टर की बहुत डायर नीड है वो सेक्टर क्यों नहीं आ रहे। फिर वो आए, वो सीमेंट यूज करेंगे, ईंटें पत्थर यूज करेंगे, वो नए मटेरियल यूज करेंगे, वो नए डिवाइसेस यूज करेंगे, एमआरआई मशीन्स आएंगी, एक्सरे मशीन्स आएंगी, फिर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उनका एक इनकम जनरेशन बढ़ेगा। लेकिन ये सारा नहीं हो सकता क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी कमी है, लॉज वीक है अभी। हॉस्पिटल डीप रूरल एरियाज में एक तो उन्हें खुलने में डर लगता है क्योंकि तोड़ फोड़ का डर है, तो लॉस की कमी आ जाती है। दूसरा, अभी वर्किंग कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप हाईली क्लासिफाइड डॉक्टर्स को वहां ले जा करके काम करा सकें, और फिर कस्टमर पोटेंशियल भी उतना नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें, फिर कनेक्टिविटी का भी एक इशू पाया जाता है।